16 दिसंबर 2014 आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर का सानेहा हर साल शम्मे जलाना और आँखों में आंसू आ जाना बताता है कि बहैसियत मजबूरी हम इनफरादी और इज्तमाही तौर पे हसास लोग हैं। सानेहात से कौमें कमज़ोर भी होती हैं और मजबूत भी होती हैं, मगर APS सानेहे को अगर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में फ़ैसला कुन मोड़ के तौर पे इस्तेमाल किया जाता और रियासत अपनी 2 अमली इन बच्चों के सदक़े तर्क कर देती तो आज हालात बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होते। पर ऐसा लगता है कि आज भी शेर के साथ भी दौड़ा जा रहा है और शिकारी के साथ भी। मैं 45 साल पहले के एक और 16 दिसंबर की जानिब भी आपको ले जाना चाह रहा हूँ। बतौर यौम सुकूत ढाका हम इसे मनाते हैं और बतौर यौम आज़ादी अहले बांग्लादेश हम 16 दिसंबर 71 को याद करके अफसरदा हो जाते हैं और बांग्लादेशी खुश होते हैं। क्या ये अच्छा होता कि यौम सुकूत ढाका का नाम बदल के यौम एहतसाब रियासत रख लिया जाता और 16 दिसंबर 1971 के आईने में बाकी मांदा पाकिस्तान की फेडरेशन को हम बार बार देखते। अगर हम अपने रिवायती सियासी जहनी फ्रेम को तोड़ सकते और उसमें से ज़रा सा भी बाहर निकलने की सलाहियत रखते तो 16 दिसंबर 71 के सदक़े नए पाकिस्तान के विफाकी यूनिटों के दरमियान सियासी, इक़्तिसादी और कौमियती अदम तवाज़ुन पिछले 45 बरस में दूर हो चुका होता। एडहॉक हुक्मरानी की ज़हनियत से छुटकारा पाया जा सकता। सक़ाफ़त, सियासी, समाजी तनव्वुर से इनकार पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का सबब हुआ। अगर हम में ज़रा सी भी अक्ल होती तो इन 45 सालों में नए पाकिस्तान में तनव्वुर यानी डाइवर्सिटी को मुल्क दुश्मनी समझने की बजाय हम एक कौमी गुलदस्ता भी समझ सकते थे, मगर ज़ाहिर है कि ये नहीं हो सका। हमने 16 दिसंबर 71 और 16 दिसंबर 2014 से क्या क्या सीखा? क्या क्या नहीं सीखा। आज हम चाहेंगे कि आपका दिन है, कॉलर्स डे है, इन्हीं 2 मौज़ूआत पे अगर आप इजहार ख्याल करें तो हमें कुछ सीखने में मदद मिलेगी। जी, पहले कॉलर हैं सरवर हसीन साहब कराची से, उनसे बात करते हैं। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, एक तो आप लोग सबको बहुत मुबारकबाद के कल के प्रोग्राम के बारे में पहले थोड़ी सी बात कर लूं कि आप लोगों ने वाहिद आदमी थे जिन्होंने कल इसको डिस्कस किया। आज बहुत सारे लोगों ने किया। हमारी मालूमात भी कल के प्रोग्राम से बहुत ही ज्यादा बेहतर तरह से पता चला कि क्या हुआ था, तो बहुत ज्यादा मुबारकबाद टू एक्सप्लेन इट टू अस। अच्छा, आज का सवाल जो मेरा है, मैं टीवी सुबह से देख रहा था और खासतौर पर डॉन में 7 बजे से मुस्तकिल देख रहा हूँ। अच्छा, उसमें जो है किसी ने भी अभी जो वसत साहब ने जो बात बोली है, फिर दिल को रोना आ गया मुझे कि वाहिद आदमी आप ही लोग होते हो जो असल मौजू को टच करते हो कि 16 दिसंबर 71 को हम भूलने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। तारीख का हिस्सा है, एक आम सी बात है। जो कौमें अपनी तारीख को भूल जाती हैं वो जोग्राफिया उनको भुला देता है, ये कहावत है। तो प्लीज एक्सप्लेन इट टू मी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग क्यों भूलना चाह रहे हैं इसको। नहीं, जाहिर है कि आपने अपने जज्बात का इजहार कर दिया। इसमें ना कोई सवाल है ना कोई जवाब है, सीधी सीधी फीलिंग्स है और मेरा ख्याल है फीलिंग्स को फीलिंग्स के तौर पे लेना चाहिए। सवाल इनका है कि हम क्यों नहीं याद करना चाहते। जब आप सिंपल, हम इसलिए याद नहीं करना चाहते कि हमें यही नहीं पता कि हमारी तारीख कहाँ से शुरू होती है। ये भी है। जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था तो मेरी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की तारीख शुरू होती थी चंद्रगुप्त मौर्य और मोहनजोदड़ो से। जब मैंने स्कूल कर लिया और उसके बाद किताब देखी तो उस वक्त तारीख शुरू हो गई थी मोहम्मद बिन कासिम से। आज अगर आप स्कूल की जो माशरती उलूम या सिविक, मुझे नहीं पता क्या नाम है उसका, अगर आप देखें 71 के हवाले से 2.5 सतर आपको नज़र आएगी। 16 दिसंबर 1971 को दुश्मन की साजिश के नतीजे में
पाकिस्तान दो लख्त हो गया, पीरियड। अब उसके बाद आप क्या तवक्को करते हैं कि जी सेल्फ पिटी, एहतसाब, उसकी रोशनी में कुछ, वो तो मैं ज़ाहिर है कि इंट्रो में अर्ज़ कर चुका हूँ। तो ये शुतुरमुर्गियत जो है हमारी, ये जाके नहीं दे रही। मसला वही है ना कि हमने सबक नहीं सीखते किसी भी उससे। ज़ाहिर है 1971 का जो वाक़या हुआ, हमूदुर रहमान, जस्टिस हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट वो हुई, और वो 24 साल बाद जो है एक भारतीय मैगज़ीन के अंदर वो रिपोर्ट छपी, जो कि लीक होकर वहाँ गई। अब तक पाकिस्तानियों को जो है वो पढ़ने को नहीं मिली। हमूदुर रहमान कमीशन इंडिया ने नहीं बनाया था, पाकिस्तान ने बनाया था, खुद बनाया था। और आर्मी पब्लिक स्कूल इंक्वायरी, हाँ बिल्कुल, कहाँ है किधर है? हाँ? और किसने की, हमें तो ये भी नहीं मालूम। नहीं, देखें, और जो वालिदैन हैं जो APS शोहदा फाउंडेशन के, उनको बार बार ये एक ही मुतालबा है कि यार हमें कुछ बताए, हमें कुछ बताए कि हुआ क्या था, किसकी जिम्मेदारी थी, जुडिशल इंक्वायरी कराएं। कोई नहीं करता। हम गाने बना लेते हैं हम, बिल्कुल हर साल कोई नया टैबलो पेश कर देते हैं। हाँ। ये मोन्टाजेस हम चला देते हैं, रोना धोना, उनको रिविजिट करते हैं। पेशावर में कैंटोनमेंट एरिया में हर एक पोल पर तस्वीरें लगी हुई हैं। इमोशनल करना तो आसान है ना, वही ना, और हक़ाइक़ में घुसना और अपना सेल्फ असेसमेंट करना बहुत मुश्किल काम है। दूसरी बात मतलब बार बार ये कहा जाता है ना कि इन बच्चों की कुर्बानी हम कभी नहीं भूलेंगे। ये कुर्बानी तो होती है ना जो आप खुद करते हैं, बच्चों को पता था वो कुर्बानी। ये माय पॉइंट। ये कुर्बानी कैसे है? ये कत्ल है, कुर्बानी नहीं। अच्छा, दूसरी बात है कि एक तो ये रिपोर्टें आपने कहा कि हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट, जो रिपोर्ट सामने आ जाती है, मसलन जस्टिस काजी फाइजी सा की रिपोर्ट, उस पे बजाय इसके कि वजारत दाखिला शर्मिंदा हो, आज साद रफ़ीक की तरफ से क्या कहा जा रहा है कि ज़रूरी नहीं कि वजारत दाखिला जो है इस रिपोर्ट से मुत्तफ़िक़ हो। यानी ये रिस्पॉन्स बेसिकली अरबाब इख्तियार ये कह रहे बिस्ती तो नहीं हुई हमारी इसमें। ये मत समझें कि इसमें हमारी बेइज्जती हुई है, ये ऐसे ही है। हम एहतराम करते हैं, इज्जत हो तो बेइज्जती हुई नहीं। दूसरा जो बात है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी है, वहाँ पर ये बहुत बात करते हैं रूल ऑफ लॉ की। तो भाई आप बना दें जुडिशल कमीशन, ठीक है। हमारा मीडिया घरों में घुस घुस के वालिदैन से आज भी पूछ रहा है कि 2 साल बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि कोई थप्पड़ मार दे कि भाई तुम क्या महसूस करेंगे। हम हमारे बच्चे जो कि शहीद हुए, और वो ग्रोन अप बच्चे, उसके बाद मतलब क्या आप सुनना चाह रहे हैं? जिनसे पूछना चाहिए वहां जाके पर जल जाते हैं। वहां कोई मीडिया वाला नहीं जाता जा करके पूछे किसी ने कोई सवाल किया, किसी से आज तक इंक्वायरी कहाँ है। एग्जैक्टली। और ये सवाल करने में कोई इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। बिल्कुल कोई काम आराम नहीं से हो सकता है। जब वैसे ये पिछले साल की बात है, 2 साल पहली एनिवर्सरी की बात है कि जब KP गवर्नमेंट से पूछा गया कि सर जुडिशल इंक्वायरी आप करेंगे नहीं करेंगे, तो जो स्पेशल असिस्टेंट टू द चीफ मिनिस्टर है मुश्ताक अहमद गनी, उनका कहना था कि जी बहुत हिसास अदारों पर भी हमले हुए हैं पिछले सालों में, उस पर तो कभी कोई मतलब वही बात है ना कि वो मर जाए, आहिस्ता आहिस्ता कोई रियलाइज नहीं करता कि आहिस्ता आहिस्ता ये आग हम सबके घरों में आएगी। अगर हम सब आएगी, मतलब आज नहीं जो बोल रहे हैं ना कि वो नहीं कॉलर है फरूख साहब कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं आप तीनों मौजूदीन से सवाल करना चाहता हूँ। कल जो ये हमारी थाना कोयटा पे कमीशन की जो रिपोर्ट आई है, उसमें वजीर दाखिला की तो जो भी उनकी कोताहियां हैं वो तो अपनी जगह सही है, उनके साथ जो एक्शन होना चाहिए वो हो। लेकिन मैं अपनी आर्मी से पूछना चाहता हूँ, उन्होंने जो ज़रबा पूरे मुल्क में शुरू किया हुआ है उसका क्या? राहिल शरीफ साहब की जो पर्सनैलिटी थी वो ऐसा लगता है अब इस सारे मामला को देख के ऐसा लगता है कि लुक बिजी डू नथिंग। जो उन्होंने सिर्फ दिखाया तो बहुत अपने आप को मसरूफ ज़रबाज में, लेकिन लगता है कुछ किया नहीं। प्लीज इसका जवाब दीजिए। सवाल इसमें बेसिकली सवाल पूछ लें आप, अगर सवाल कोई है स्पेसिफिकली। मेरे ख्याल राय दी है उन्होंने। ये तो आपकी राय यही है कि आप लोग राय इस बारे में कह रहे थे। किस बारे में? यही जो उन्होंने कहा है सारा कुछ, लेकिन ये कि मेरे ख्याल में मोरलेस उनकी ऑब्जर्वेशन है। तारिक महमूद साहब हैं कराची से, उनसे बात कर लेते हैं। जी तारिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
आज ये है कि सच बोलना और हक के साथ खड़ा होना, जी जी। अगर इतना ही आसान होता तो फिर दुनिया में आने वाले अंबिया की कसीर तादाद न कत्ल की जाती न शहीद की जाती। जी। जब तक हम सच को एडमिट नहीं करेंगे, सच को सुनने का हौसला नहीं रखेंगे, हम किसी भी मसले को का हल नहीं निकाल सकते। 16 दिसंबर 1971 का जो वाक़या है, आप अगर हिस्ट्री देखें तो एक शख्स जो पाकिस्तान बनने से पहले 25 किलोमीटर का फासला साइकिल पर सवार होकर कायद-ए-आज़म की तकरीर सुनने के लिए आता है, वो ऑल ऑफ सडन पाकिस्तान बनने के बाद गद्दार संभाल किया जाता है। एक वो शख्स प्राइमरी स्कूल का टीचर है, साइकिल पे झंडा लगाकर गली गली पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर फिर रहे हैं। पाकिस्तान बनने के बाद अगेन फिर वो गद्दार करार दिया जाता है। नंबर 3, अगर हम हिस्ट्री देखें पाकिस्तान की, हमारी लाइफ 70 साल हो चुकी है। इस 70 साल में अगर हम ये देखें, गौर करें, तो हर गुजरने वाली दहाई इस मुल्क को एक गद्दार दे रही है। कभी कभी इस पर गौर किया? पहली दहाई पे अगर आप जाएं तो शेख मुजीब रहमान, दूसरी में जाएं तो GM सैयद, तीसरी में जाएं तो वली खान या बादशाह खान, चौथी में जाएं तो अगेन कोई और। तो इसका कोई सॉल्यूशन क्या है? आपके पास कोई सॉल्यूशन है? उसकी वजह यही, अब मैं इसका बहुत बताता हूँ इसकी वजह क्या है। ये तारिक साहब बिल्कुल आपके पॉइंट में समझ गए हैं। और वाला ये बजाते खुद एक सोल्यूशन है ना कि डाइवर्ट करने के लिए तवज्जो किसी ना किसी को गिनी पिग बना लिया जाए और गद्दार करार दे दिया जाए। और जैसे हम बड़ी क्लासिक टेक्निक है ये, बिल्कुल। और क्या क्या आप डाइवर्ट कर दें, जो कहते हैं बेट एंड स्विच। जी बिल्कुल सही बात। तो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी रहेगा। आज हम बात कर रहे हैं सकूत ढाका पर और आर्मी पब्लिक स्कूल के शुहदा की, और दोनों 16 दिसंबर है। और दोनों 16 दिसंबर एक कड़ा दिन था पाकिस्तान के लिए। और आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। एक वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। हम बात कर रहे हैं सकूत ढाका पर और आर्मी पब्लिक स्कूल के साने पर। हमारे साथ कॉलर्स मौजूद हैं। पहले हम बात करते हैं, लुकमान साहब हैं कोहलू बलोचिस्तान से। जी लुकमान साहब। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। सबको मेरा सलाम। आपकी पूरी टीम को, वसतुल्लाह खान को स्पेशली मेरी चाहत थी कि मैं किसी तरह वसतुल्लाह खान से बात करूं। जी वसतुल्लाह भाई, आपको मेरा बहुत बहुत प्यार और सलाम। मैं और मेरी फैमिली स्पेशली आपका ये टीवी का प्रोग्राम और जो BBC पे आपका प्रोग्राम चलता है बात से बात, जी जी, मैं और मेरे वाले से बहुत शौक से सुनते हैं। आज मैं मुख्तसर पैगाम देता हूँ, APS पेशावर के शुहदा को खराज तहसीन पेश करता हूँ जी। और उनकी कुर्बानियाँ हमें ये सिर्फ सबक देती हैं कि अब मिन हायसुल कौम, हमारे मुआशरे में जितने काली भेड़ियाँ हैं या गलत किस्म के लोग हैं, उनकी निशानदाही करें और उनसे कतई ताल्लुकी करें। बेशक सही है। बस यही मेरा पैगाम था और आपका प्रोग्राम बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया लुकमान साहब, थैंक यू। अदनान नज़ीर साहब हैं कराची से, उनसे बात करते हैं। जी अदनान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं क्या मेरे पूरी दोस्त सब कुछ आपके बड़े शौक से प्रोग्राम देखते हैं। बड़ी मेहरबानी है कि आपका टाइम बड़ा बहुत कम होता है। जी सर। जल्दी कुछ आपके सामने एक दो चीज़ें पेश करना चाहूँगा। बेशक सर, आपने एक बड़ी अच्छी चीज़ की थी, फैसल एदी साहब की आपने की थी कि उसको फंड्स की कमी है। सर उसको फिर हमने क्या किया था, कुछ स्टूडेंट्स में मिल के हमने कुछ अपने तौर पर इनिशिएट लिया था कि जितना में इसको फैला सकते हैं फैलाएँ। लेकिन जिस दिन आपने फैसल एदी साहब के एक प्रोग्राम किया था, गालबन आप लोग शायद वो एक चीज़ और उससे पेश करना भूल गए थे। वो ये कि फैसल साहब ने कहा था कि कितनी ये अजीब बात है कि उसकी वो अपने यानी फंड को बढ़ाने के लिए उसके 300 एम्बुलेंस है वो बेचना चाह रहे थे। वो कह रहा है कि कब से वो समरी यानी फेडरल गवर्नमेंट के पास पेंडिंग में पड़ी हुई, वो अभी तक हमें परमिशन नहीं दे रहे कि हम अपनी 300 जो एम्बुलेंस है छोटी लेवल की उनको बेच के कुछ हम बड़ी लेके, क्योंकि ये सानिया जो बलूचिस्तान का हुआ था शाह नूरानी, जी, तो सबसे ज्यादा उन लोगों ने ये महसूस किया था कि शायद अपग्रेडेड और जदीद किस्म की हमारे पास एम्बुलेंस होती तो शायद इतनी बड़ी कैजुअल्टीज ना होती। तो ये सिर्फ आप सोच का मयार देखें, एक बंदे ने उससे क्या सीखा, तो ये सीखा कि शायद मेरे पास अच्छी एम्बुलेंसें होती और जानदार होती और अपग्रेडेड होती तो इतनी जाने ज़ाया ना होती। और उसने कहा किसने, और जब इसके जो एदी साहब की शहादत हुई थी, जो मौत हुई थी, तो उसने उस वक्त भी सारी यानी आप पर्सनल किससे ये की थी कि मुझे परमिशन दे दे, कब मेरी समरी आपके पास रुकी हुई है
मुझे कम से कम 300 एम्बुलेंस भेजने के लिए परमिशन दे दे ताकि मेरे पास कुछ फंड आ जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उसकी कोई मदद तो नहीं कर सकते, जो अपनी तौर पे वो करना चाह रहे हैं। अदनान साहब, हम इस पे बात चेक कर लेते हैं कि क्या सूरत हाल है। अपनी एम्बुलेंस बेचने के लिए फेडरल गवर्नमेंट से इजाजत क्यों चाहिए होगी? मैं वही कह रहा हूँ कि हम चेक कर लेते हैं। इंपोर्ट करने के लिए नहीं, तो बेचने की बात हो रही है ना। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने जदीद एम्बुलेंसें इंपोर्ट करनी है तो जाहिर है उसकी इजाजत होगी तो उसके लिए चाहिए। उसमें होता ही है कि कस्टम ड्यूटी वगैरह जो है उसके मसाइल होते हैं, वो अगर वेव हो जाए, वेल इस पे देखना चाहिए। अगर ये किसी बाबू के डेस्क के फाइल्स के नीचे अगर पड़ी हुई है, ये तो अगर प्राइम मिनिस्टर चाहें तो 2 मिनट का केस। अच्छा, अख्तर बलोच साहब हैं कराची से। जी भाई। हेलो, वालेकुम सलाम। सतुल्लाह खान साहब, जनाबे वाला, मोहतरम अयूब खोड़ो साहब, बशीर जदी साहब, जरार खोड़ो साहब। कोई बात नहीं, हाँ वही जरार खोड़ो एक ही बात है, अब अपग्रेड हो गया। बड़े को मैंने याद किया है। खोड़ो होता है सही, अयूब हो या जरार। अच्छा, आलम सिंध के जमाने में। जी बशीर साहब। जी सर। जदी साहब, बहुत आपका शुक्रिया कि आज आपका फ़ोन मिला, काफ़ी तरह से देख रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपने बड़ा ज़बरदस्त मौजू और दिन भी बड़ा खौफनाक दिन है, ख़तरनाक दिन है, हमारी तारीख का बदतरीन दिन है, जिसमें बच्चों को, बेगुनाह मासूमों को, मजलूमों को बेगुनाह जालिमों ने मारा, जिनको हमने पाला, हमारे पैसों से पले उन्हीं लोगों ने तबाह कर दिया पाकिस्तान की बात। अच्छा अख्तर बलोच साहब, आप क्या समझते हैं कि हमने कुछ सीखा बहैसियत कौम इस सानहे से या नहीं? अफसोस नहीं। हाँ, यहाँ तक कि राहिल शरीफ तक मैं देखता हूँ जो जनरल ग्रीसी से जो चली चीज, जी नहीं सीखा बशीर साहब। अफसोस ये है कि जनरल ग्रीसी की जो साजिश माउंट बेटन से चलती आ रही है, अब तक सिर्फ राहिल शरीफ को देखा, थोड़ी करवट ली उसने ज़र्ब अज़ब के हवाले से, लेकिन जो महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट, भुट्टो साहब बेचारे ने जंगी कैदियों को वापस ले आए, इतना काम करने के बावजूद बम बना के दिया हर चीज, और उसने फौज को स्ट्रांग किया। और आप बता रहे हैं मुस्तफा खान साहब के छपी है इंडिया में महमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट, लेकिन वो रिपोर्ट हमारे लोगों को नहीं बताई गई और भुट्टो साहब ने छुपाया ताकि हमारे फौज का अल्हम्दुलिल्लाह मॉरल अप हो जाए। और हमारी इस्लामी फौज थी, इस्लामी कॉन्फ्रेंस भुट्टो साहब ने बुलाई, लेकिन भुट्टो साहब भी मतलब गद्दारी में आ गए, वो भी उन्हीं के अपने ही ज़िया साहब के ने फांसी चढ़ा दिया। ज़िया साहब ने जिस तरह से, जी अब बहरहाल ये तो ज़ाहिर है कि तारीख का हिस्सा है। बिल्कुल। और थोड़ा सा एक क्लैरिफिकेशन करता चाहूँ कि सब ये जनरल वो बन गया है कि APS के वाक़े के बाद ज़रब अज़ब शुरू हुई, हालांकि ज़रब अज़ब जो है वो जून 2014 में शुरू हो चुकी थी और जो ये वाक़या हुआ उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान APS के बाद बना था, जिसके बारे में काजी फैज़ ईसा की रिपोर्ट में बताया गया कि नेशनल एक्शन प्लान जो है वो चारों शाने चित पड़ा हुआ है। और जो ज़रब अज़ब भी है वो भी ये जो कहा जाता है कि इस वाक़े के बाद कौम ने ज़रब अज़ब जो वो शुरू की, वो ज़रब अज़ब 6 महीने पहले शुरू हो चुकी थी। आज भी मियाँ साहब, आज मियाँ साहब का चल रहा था कि APS के वाक़े के बाद हम दहशतगर्दों की कमर तोड़ने में कामयाब रहे। वो एक्सरे नहीं दिखाते बस उसका, बाकी समझ नहीं आती कि ये जेलीफिश है, जेलीफिश की कमर नहीं होती, ना ही कोई हड्डी होती है जो आप तोड़ सकते हैं ना। चलें एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। न्यूज़ की आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है, बात कर रहे हैं APS वाक़े पर और सकूत ढाका पर। आप जो कहना चाहें, हमारा फोरम हाजिर है एक वक्फे के बाद। कॉलर्स डे है, हसन अहमद साहब हैं कराची से। जी हसन साहब फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हसन अहमद नहीं, हसन मूसा ये मेरा नाम है। जी सॉरी। ओके, नो इट्स ऑलराइट। अच्छा, मैं सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि मैं आप लोगों का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ एंड हम लोग डेली आपका प्रोग्राम देखते हैं, मैं और मेरी फैमिली, एंड वी आर ह्यूज फैन। थैंक यू।
एपीएस के हवाले से मैं एक छोटी सी बात करूंगा। जी 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 आज मैं सारा दिन टीवी देख रहा था, मतलब एंड मैं एक चीज से बहुत हैरान हूँ। एक परसेप्शन इस किस्म का दिया जा रहा है कि जैसे वो जो बच्चे जो शहीद हुए हैं वहाँ पे, उन्होंने जैसे कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। वो फाइटिंग देयर, मतलब वो स्टूडेंट थे, वो उनको मरना नहीं था वहाँ पे, बिल्कुल वहाँ पे पढ़ने गए, वो जीने के लिए गए थे। एग्जैक्टली, मतलब ये परसेप्शन क्यों दिया जा रहा है कि एक बलबला आ गया और एक रास्ता मिल गया, और मतलब दैट इज अनइमेजिनेबल। उन फैमिली से आप पूछें जिन्होंने उनको मतलब एक तरीके से कि मतलब वो उनको पता भी नहीं था कि वो क्या होने जा रहा है उनके साथ। जी जी आई एम वेरी इमोशनल बिकॉज मेरे एक फ्रेंड है, उसका छोटा भाई वहाँ पे शहीद हुआ है, तो आई नो हाउ इट गोज। सर आपने अभी, सॉरी अभी बात काट रहा हूँ, आपने अभी कहा ना कि ऐसे जैसे कोई जल्जला आए, पता है क्यों? क्योंकि जल्जले की जिम्मेदारी तो लेने की जरूरत नहीं होती ना जी, जितना नेचुरल कैटास्ट्रोफी। एब्सोल्युटली, मतलब इट्स जस्ट दैट मैं सुन रहा था, मतलब लोग दे वर स्माइलिंग, दे वर सेइंग कि हम पाकिस्तान को हमने एक रास्ता दे दिया एंड एक नया वलवला आ गया। यार नहीं यार, वलवला कहाँ से वलवला, कौन सा वलवला? वो वहाँ पे वेपन्स लेके थोड़ी बैठे हुए थे, 9-10 लोग आर्म्ड लोग वहाँ पे आए, उन्होंने उनकी किलिंग्स की। वो अनआर्म्ड बच्चे, वो खातून जो वो वहाँ पे गई हैं, उनको उस दिन नहीं मरना था। जी हसन, बिल्कुल यही बात है ना। लेकिन हसन, यही बात तो है, इंक्वायरी यही तो उन बेचारे बच्चों के वालिदैन यही कह रहे हैं 2 साल से कि खुदा के लिए एक इंक्वायरी कर दो, ताकि हमें सिर्फ ये पता लग जाए कहाँ सिक्योरिटी लैप्स था, किस वजह से हमारे बच्चे शहीद हुए, वो भी नहीं हो रही। दूसरा, जहाँ तक आपने बात की कि मुस्कुरा रहे थे आज लोग, और वो सारे भाई हम बहैसियत माशरा हम बेहिस हो चुके हैं। अच्छा, दूसरी बात है कि यही बात एपीएस जो कत्लेआम हुआ था उसके दूसरे दिन मोहम्मद हनीफ ने अपने कॉलम में कही थी कि एक टेररिस्ट की बंदूक से गोली खाने में कितनी बहादुरी का मुझे मुजाहरा करना पड़ेगा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, मैं आपकी बात को एग्री करता हूँ। सर, देयर इज वन मोर थिंग, मैं एक चीज की और मैं आपसे बात करूंगा, नेशनल एक्शन प्लान। नेशनल एक्शन प्लान जो आप लोग टीवी पे और ये सब बातें करते हैं, आई डोंट नो अबाउट इट। मैं मतलब मेरा इतना दिमाग नहीं चल सकता जितना इन गवर्नमेंट के लोगों का चलता है। सॉरी, आई बिलीव कि मेरा पेट बिल्ला जो है वो उनसे ज्यादा बेटर सोच सकता है। मैं जुम्मे की नमाज के बाहर जो है, आप किसी भी मस्जिद में आप देख लें नेशनल एक्शन प्लान का कैसा बेड़ा गर्क निकल रहा है। जो जहादी तंजीमें वहाँ पे खड़े होके चंदा ले रही होती है। मैं I'm telling you as being a guy जो कि स्ट्रीट पर चलने वाला, अपनी गाड़ी में बैठने वाला, I know सर, if this is the national election plan ना, तो सर माजरत के साथ इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। 71 के बाद अगर हमने सबक सीख लिया होता तो सर आई एम टेलिंग यू कि एपीएस का या इसके बाद किसी भी किस्म की जो नेशनल कैटास्ट्रोफी हुई है हमारे साथ, इंक्लूडिंग जलजला, सैलाब एंड ऑल, सर नहीं होता है। ट्रस्ट मी, नहीं होता। अगर 71 के बाद हम जी हसन साहब, मसला यही है कि हमें वक्ती उबाल तो आ जाता है कि जी अब ये कर देंगे और बयानात हो जाते हैं कि ये स्ट्रैटेजी। वक्ती उबाल को समझते हैं कि मिशन अकम्प्लिश्ड। कादिर खान साहब हैं सऊदी अरब से, लाइन पे हैं। जी कादिर साहब, हेलो। अच्छा, आंसू पोंछने की आपने बात की, तो ये कल ही एक खबर है, लेकिन आसिफ खान साहब हैं कोयटा से, आसिफ बलोच साहब हैं कोयटा से। जी आसिफ साहब जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैं आसिफ बलोच बात कर रहा हूँ कोयटा से। जी जी, तवक्को के साथ कुछ सवालात हैं। जी बिल्कुल। पहले तो ये जो 16 दिसंबर है हमारी तारीख में क्या दिन है? बिल्कुल है। कोई रोशन दिन भी हमें बताएं जाए कि ये रोशन दिन है। पाकिस्तान ने क्रिकेट मैच जीत लिया, रोशन दिन होगा क्या? आवाम को इस पे क्या मिला? हम जो गरीब जो रोटी कपड़ा और मकान के लिए इतने 1947 से जो चीख रहे हैं, कौमों को हम देखते हैं वो अपनी माजी पे इतने फख्र नहीं करते। हम बहुत कम हैं जो अपनी माजी से फख्र करते हैं। इतनी सफाई थी, इतनी अच्छाई थी, अब चीजें खराब है, पहले इतने अच्छे। इसी तरह दूसरी सवाल, मैं सोशियोलॉजी का एक स्टूडेंट हूँ। मैं समझता हूँ कि मीडिया का बहुत ही बड़ा किरदार होता है हमारे माशरे को ठीक करने में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आधा पाकिस्तान तो बलूचिस्तान है, जिसमें मीडिया का किरदार मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप लोग खुद समझदार हो। जी बिल्कुल। हमें कहा जाता है कोयटा फायरिंग, नीचे लिखा जाता है कि जी तुर्बत खिला के मंद में फायरिंग। जी, कोयटा और तुर्बत का फासला
अगर किसी ने बलूचिस्तान की स्टडी की हो तो अच्छी तरह जानता है कि कितनी जी। दूसरी बात रही इस कौम की, क्या हम कंफ्यूज कौम जी जी क्या हम उसी तरह ही कंफ्यूज नहीं है जिस तरह उम्मत मुस्लिमा कंफ्यूज है? ठीक है, परेशान है हम, हमारे हुक्मरान भी परेशान है, हम भी परेशान हैं। बिल्कुल सही कह मेरा रहे सवाल हैं जी, फरमाइए फरमाइए। मेरा सवाल आप तीनों से, वसीउल्लाह खान साहब को थोड़ा सा दराज से सुनते रहते हैं जी, क्योंकि वो बलूचिस्तान की हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन भी रखते हैं और बोलते भी हैं। हालांकि बलूचिस्तान के हवाले से बोलना हमको डर लगता है, हमें भी कभी काल करते हुए, क्योंकि पॉलिटिक्स थोड़ा मुश्किल है। बाकी रही बात मीडिया की और पाकिस्तान की, क्या हम एक कौम हैं और हैं तो क्या हमारे इदारे कौमी हैं? इदारे कौमी होने के लिए कुछ आसिफ बलोच साहब, ये वो सवालात हैं जो 70 साल से पूछे जा रहे हैं और हम सबको इनके जवाबात भी मालूम हैं, इनका हाल भी मालूम है। और अब आपने माजी की बात की कि हम माजी पे ही ज़्यादा क्यों फ़ख्र करते हैं, ये है कि हाल अगर बेहाल हो तो फिर क्या माजी पे भी फ़ख्र ना करें। एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। पिछले जुमे को हैदराबाद से हमारे एक नाजिर नजीबुर रहमान साहब ने हमें कॉल की थी और कोई हज़ारों पेंशनर्स हैं, उनका मसला डिस्कस करने की कोशिश की थी, लेकिन वक्त की किल्लत के सबब ज़ाहिर है कि हम उनका सवाल नहीं ले सके और हमने उनसे वादा किया था कि इस जुमे को ज़रूर उनसे बात की जाएगी। जी नजीबुर रहमान साहब, फरमाइए क्या मसला है पेंशन्स की बाबत? मसला ये है कि जी हम पूरे पाकिस्तान के तकरीबन 40,000 मुलाजमीन, 15,000 बेवाएं जिसमें शामिल हैं, उनके साथ हम सबको जो है ना हुकूमत पाकिस्तान जो हर साल जो पेंशन बढ़ाती है, उसमें से ये लोग 2010 से कटौती करके हमें कभी 8% दे रहे, कभी 5% देते हैं, ऐसे काट के वो जमा होके तकरीबन 60 से 70% जमा हो चुकी है। अब उसके लिए हम नीचे की अदालतों से लड़ते सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे हक में दे दिया तो वो रिव्यू में चले गए। आखिर कब तक इस चक्कर में 40,000 मुलाजिम में से कुछ अल्लाह को प्यारे हो गए, कुछ जो है वो कोई हार्ट का पेशेंट, कोई शुगर का पेशेंट, कोई किस चीज का पेशेंट, ऐसे वो मरते जा रहे हैं और ये इंतजार कर रहे कि हमें गुलाम बना दिया। पहले हम, आपके दिमाग को याद होगा कि हम अंग्रेजों के गुलाम थे, अब अरबों के बन गए। अच्छा नजीबुर रहमान साहब, ये फरमाइए कि ये जो 40,000 मुलाजमीन हैं, ये फेडरल गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं या सूबाई हुकूमत के मुलाजिम हैं? गवर्नमेंट जी, PTCL सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है। जी जी। तो सर सुप्रीम कोर्ट में क्या केस आप लोगों ने दायर किया है? क्या सिंध हाई कोर्ट ने आपके खिलाफ फैसला दिया था? क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में दिया, हक में देने के बावजूद भी जो है ना वो रिव्यू में चले गए। रिव्यू में जाने के बाद बस वो तारीख पे तारीख एक इंडिया की फिल्म थी ना कि तारीख पे तारीख, आप मुझे बताओ कि वो तारीख पे तारीख ही चलती जा रही है। यानी सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटीशन कर रही है? नहीं, सिंध गवर्नमेंट ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट गई है। हाँ हाँ, तो वहाँ वो मामला फंसा हुआ है। वहाँ मामला फंसा हुआ है। अच्छा, बहरहाल हम दुआ ही कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसको अहम तरीन इंसानी मसला समझते हुए प्रायोरिटी पे ले। 4 चीफ जस्टिस चेंज हो गए, 4 चीफ जस्टिस रिटायर हो गए, सबने हमारे हक में फैसले दिए। हर एक चीफ जस्टिस ने, 4 चीफ जस्टिस पाकिस्तान की चीफ जो हो गए, कुछ रिटायर होते जा रहे, इधर बंदे मरते जा रहे, रिटायर। और मुझे बताओ कि आखिर हम भी इंसान है, 60, 70 कोई 80 साल का बूढ़ा कोई। अब हम आज 2013 में हमने धरना दिया था इस्लामाबाद डी चौक में जाके, तो उन्होंने कहा जी केस जीतने, उस समय इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बोला ये जीत जाएंगे, हम दे देंगे। वहाँ से एकदम वहाँ जी बहुत शुक्रिया। मैं पता करता हूँ, थोड़ा पता करें। और ये है कि अगर ये जो गुफ्तगू है किसी तरह सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाए
तो जाहिर है कि छानबीन करके देखें कि मसला कहाँ अटका हुआ है, सो मोटो एक्शन लेना पड़े या कुछ भी करना पड़े। बहरहाल ये है कि मोटो की जरूरत नहीं है, अपील को केस तो चला हुआ है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ फास्ट ट्रैक पे करना है, एक्सपेडाइट करके किसी ना किसी तरह फैसला कर लें, इसलिए कि इन लोगों ने अपनी जिंदगियां रियासत को दी हुई हैं। और अब अगर आखिरी उम्र में भी इस कदर डेस्परेशन में ये लोग आ जाएं तो फिर क्या बात की जा सकती है। ये भी तो एक सानेहा है ना। बिल्कुल। और ये है कि मुस्तकबिल में फिर लोग सोचेंगे कि हुकूमत के लिए काम करने का मकसद ये है लोग मजबूत हैं कि हमें जो है अगर पेंशनर बनकर भी तकलीफ सहनी है। जाहिर है अब यहाँ से अगर ये लोग कह रहे हैं कि धरने के लिए भी गए थे वहाँ इस्लामाबाद डी चौक, तो जाहिर है आउट ऑफ डेस्परेशन ही ये कर रहे हैं। एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो अब मुझे ये बताएं कि जो दिन मतलब साकिब साहब हैं डीजी खान, चलें उनसे पहले बात कर लेते हैं। जी साकिब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वज़ीरुल्लाह साहब, दरार साहब और मुबशर ज़ैदी साहब, बहुत सलाम आपको मेरा। वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया, कल जो आपने प्रोग्राम किया था कमीशन के बारे में, जो काजी फायजीसा साहब ने जो इनकी फैसली लगाई थी अपने हुकूमतों की। जी सर एक क्वेश्चन है, बल्कि दो क्वेश्चन है सर मेरे। जी जी फरमाइए सर। ये अक्टूबर 2016 और सितंबर 2013 में इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने एक मुतफिका फैसला किया था कि डीएनए जो है जिना बिल जबर यानी रेप में बतौर बुनियादी सबूत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और ये काबिल एतबार नहीं है। जी जी। तो सर कल के 661 के जो शोधा थे उनके तमाम की जो पहचान थी, जिनमें एक मजहबी रहनुमा भी थे, तो उनका टेस्ट डीएनए से क्यों किया गया? देखिए जी फरमाइए, फिर मैं आपको जल्दी कर लीजिएगा। जी सर। अगर 16 दिसंबर जो हमारी तारीख में गुजरे हैं दो, अगर हमने उनसे कुछ सीखा है तो क्या सीखा है, अगर नहीं सीखा तो क्यों नहीं सीखा? जी साकिब साहब, एक तो डीएनए वाला जो सवाल है, नहीं जो रूलिंग इस्लामी नजरियाती कौंसिल थी, इस्लामी नजरियाती कौंसिल की आईनी हैसियत कोई नहीं है। आईनी हैसियत सिर्फ इतनी है कि वो सिफारिशात दे सकते हैं पार्लिमान को, और ये पार्लिमान के ऊपर है कि वो इसको अप्रूव करे या ना करे। और जहाँ तक आपका बात है कि हमने सबक सीखा सकूत ढाका से, या अगर सबक सीखा होता तो आप ये सवाल ना कर रहे होते और हम ये प्रोग्राम ना कर रहे होते। तो लिहाजा इस हफ्ते के लिए बस इतना ही, मंडे को दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।